नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य सागर पर। दोस्तों, आज हम लोग शुरू करेंगे गद्य विधा। तो हिंदी गद्य का विकास किस तरह से हुआ उसको पढ़ेंगे। और ये सरस्वती पांडे की पुस्तक में मात्र 3 से 4 ही पेज हैं, लेकिन यहाँ से प्रश्न हमेशा सभी परीक्षाओं में देखने को मिलता है। तो चलिए इसको हम लोग कंठस्थ करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो हिंदी गद्य का विकास अद्योतन सूरी ने 778 ईस्वी में कुवलय माला, ठीक है, कुवलय माला नामक एक गद्य कृति, कौन सी कृति है? गद्य, ना कि पद्य। हम लोग पढ़ रहे हैं गद्य का विकास। तो अद्योतन सूरी ने 778 ईस्वी में कुवलय माला नामक गद्य कृति की रचना की। 10वीं 11वीं शताब्दी के आसपास रोडा कवि ने राउर वेल नामक एक ग्रंथ की रचना की। तो कुवलय माला किसका था? अद्योतन सूरी का था 778 ईस्वी में। और ये एक गद्य है उद्योतन सूरी का कुवलय माला। अब 10वीं और 11वीं शती में एक कवि आते हैं, रोडा कवि, ठीक है। इन्होंने राउरवेल की रचना की है। राउरवेल गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति है। राउरवेल एक शिलांकित कृति है। देखिए कह रहा है कि जो राउरवेल है ये गद्य और पद्य दोनों को मिला करके गद्य पद्य मिश्रित रूप क्या कहलाता है? तो चंपू कहलाता है। तो गद्य पद्य मिश्रित यानी कि चंपू काव्य है और ये प्राचीनतम हिंदी कृति है, मतलब सबसे पुराना है ये चंपू काव्य राउरवेल। और भी आधुनिक काल में चंपू काव्य लिखे गए, जैसे उर्वशी जयशंकर प्रसाद की हो गई, यशोधरा मैथिली शरण गुप्त का हो गया, ऐसे कई मिलेंगे। लेकिन ये जो राउरवेल है ये प्राचीनतम हिंदी कृति है, गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की। और राउरवेल एक शिलांकित कृति है। शिलांकित का मतलब है कि पत्थरों पर लिखा हुआ है ये, ठीक है, पत्थरों पर। तो इसलिए ये क्या है? एक शिलांकित कृति है। हिंदी साहित्य में नख शिख वर्णन की श्रृंगार परंपरा का आरंभ राउरवेल से माना जाता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि हिंदी साहित्य में नख शिख वर्णन की श्रृंगार परंपरा का आरंभ किस रचना से माना जाता है? तो वहाँ पे कुवलय माला कथा भी रहेगा, राउरवेल भी रहेगा और भी 1-2 रचना रहेंगे, लेकिन हमारा सही जवाब हो जाएगा राउरवेल को माना जाता है। राउरवेल में हिंदी की 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं। कितने? 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं, जिनमें राजस्थानी प्रधान है। और ये जो राउरवेल है इसमें 49 पंक्तियां हैं, इसको याद रखिएगा। और कुवलय माला कथा जो है उद्योतन सूरी का, इसमें जो है 18 बोलियों का वर्णन है। किसका? 18 बोलियों का वर्णन है। ये चीज़ें आप लोग अपने बुक में लिख लीजिएगा। और एक कथन है बच्चन सिंह का कि राउर को होड़ी राजा बिलास की संज्ञा प्रदान किए हैं बच्चन सिंह ने। और राउरवेल जो गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति है, ठीक है, ये तो है ही, लेकिन ये मूलतः जो है मध्य देशीय अपभ्रंश है। इसमें इसकी भाषा है मूलतः मध्य देशीय अपभ्रंश। और इसी में जो है ये मेरा प्रश्न 2021 में जो टीजीटी में पूछा गया था, मेरा गलत हो गया था, क्योंकि वहाँ पे मैं लगा दी थी कुवलय माला को। वहाँ पे प्रश्न पूछा था कि किस रचना में, किस कृति में कलचुरी वंश की जो है वर्णन मिलता है? तो इसी में राउरवेल में ही कलचुरी के साथ कोई है, अच्छे से प्रश्न याद नहीं आ रहा है, तो इसी में है, राउरवेल में ही है, जो कि इस पुस्तक में नहीं दिया है, तो मैं बता दी हूँ। और एक शिलांकित कृति के साथ साथ ये प्रेम काव्य भी है। प्रेम क्या है? प्रेम काव्य है, शिलांकित कृति है और प्रेम काव्य भी है। आगे बढ़ते हैं। राउरवेल में हिंदी की 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं, जिनमें राजस्थानी प्रधान है। अब है अगला ग्रंथ है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। तो हिंदी का प्रथम गद्य ग्रंथ है ये उक्ति व्यक्ति प्रकरण। हिंदी का प्रथम गद्य का ग्रंथ है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण की रचना महाराज गोविंद चंद्र के सभा पंडित दामोदर शर्मा ने 12वीं शताब्दी के आसपास किया है।
तो सीधे से इसका प्रश्न है कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण की रचना जो है दामोदर शर्मा ने 12वीं शताब्दी के आसपास किया है। और ये जो दामोदर शर्मा हैं ये महाराज गोविंद चंद्र के सभा पंडित थे। उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी हम भूल जाते हैं कि उक्ति पूछेगा कि एक व्याकरण ग्रंथ कौन सा है, और ऑप्शन में रहेगा राउरवेल, उद्योतन कुवलय माला कथा और उक्ति व्यक्ति प्रकरण। तो थोड़ा सा हमें कन्फ्यूजन होने लगता है हम लोगों को, लेकिन इसको ट्रिक से हम लोग याद कर सकते हैं कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण है तो व्यक्ति से व्याकरण ग्रंथ है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर मोती चंद्र ने उक्ति व्यक्ति प्रकरण को एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ माना है। तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण को एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ किसने माना है? तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर मोती चंद्र ने माना है। अब अगला ग्रंथ है वर्ण रत्नाकर। तो वर्ण रत्नाकर मैथिल कवि ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना है। किसकी रचना है? तो मैथिली कवि ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना है। वर्ण रत्नाकर मैथिली हिंदी में रचित गद्य की प्रथम रचना मिलती है। देखिए, मैथिली हिंदी में रचित ये वर्ण रत्नाकर जो है ये गद्य की प्रथम रचना है। वर्ण रत्नाकर का ढांचा विश्वकोशात्मक है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि विश्वकोशात्मक ग्रंथ कौन सा है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा वर्ण रत्नाकर। वस्तुतः साहित्यिक हिंदी गद्य का क्रमबद्ध इतिहास 19वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है। यहाँ से भी प्रश्न उठाया जाता है कि हिंदी गद्य का क्रमबद्ध इतिहास किस शताब्दी से प्रारंभ होता है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 19वीं शताब्दी से। आधुनिक काल या 19वीं सदी के पूर्व हिंदी गद्य के 3 रूप प्रचलित थे। कितने? और दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि जो वर्ण रत्नाकर है इसी में 84 सिद्धों का वर्णन भी मिलता है। 84 सिद्धों का वर्णन, इसको एकदम याद कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि वो कौन सा ग्रंथ है जिसमें 84 सिद्धों का वर्णन मिलता है। तो ऑप्शन में आपको यही सब चारों मिल जाएगा, कुवलय माला कथा, राउरवेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण और वर्ण रत्नाकर। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा वर्ण रत्नाकर में 84 सिद्धों का वर्णन है। तो अभी हम लोग देखें कि आधुनिक काल या 19वीं सदी के पूर्व, ठीक है, पूर्व हिंदी गद्य के 3 रूप प्रचलित थे। अब वो 3 रूप कौन कौन से प्रचलित थे? तो पहला है राजस्थानी गद्य, दूसरा है ब्रजभाषा गद्य और तीसरा है खड़ी बोली का गद्य। हिंदी गद्य के तीनों रूपों में राजस्थानी गद्य प्राचीनतम माना जाता है। जो ये राजस्थानी गद्य है ये तीनों रूपों में सबसे प्राचीनतम माना जाता है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ से जो 3-4 पेज हम लोग पन्ना पढ़ेंगे वो तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और कोशिश करेंगे हम लोग क्लास में ही याद करते हुए आगे बढ़ें। ठीक है, तो सबसे प्राचीनतम माना जाता है हिंदी गद्य का कौन सा भाषा? तो यही है गद्य, राजस्थानी गद्य। राजस्थानी गद्य का सूत्रपात 10वीं शताब्दी में हुआ। कब हुआ? तो 10वीं शताब्दी में हुआ। राजस्थानी गद्य की प्रमुख रचनाएं व लेखक निम्न हैं। अब आइए देखते हैं एक एक करके, और ये सभी राजस्थानी गद्य के लेखक को हम लोग देखेंगे। तो पहले कवि हैं रचना है धनपाल कथा और ये 14वीं शती का है। ठीक है, और इनके लेखक का उल्लेख नहीं हुआ है यहाँ पे। तो बस ये याद रखिएगा कि जो धनपाल कथा है वो 14वीं शती का है। तत्व विचार ये भी 14वीं शती का है और इनके भी लेखक का उल्लेख नहीं है। पृथ्वी चंद्र चरित्र या वाग विलास 1421 ईस्वी, और ये किसका है? तो माणिक्य चंद्र सूरी का है। इसको हम लोग कोडिंग से याद कर सकते हैं कि पृथ्वी पर ही मणि उगता है ना। हमारे किसान जो हैं धान गेहूँ उगाते हैं मणि के रूप में। तो पृथ्वी चंद्र माणिक्य चंद्र सूरी का है। पृथ्वी चंद्र चरित्र या वाग विलास। पंचाख्यान 1847 ईस्वी की रचना है पंचाख्यान, और ये फतहराम बैरागी का है। ठीक है, पंचाख्यान फतहराम बैरागी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ब्रजभाषा गद्य का सूत्रपात, देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ब्रजभाषा गद्य का सूत्रपात संभवत 1400 और ईस्वी में देखा जाए तो 1343 ईस्वी से माना है। हाँ, से माना है, हो गया। आगे है कि
आचार्य शुक्ल के अनुसार ब्रज भाषा गद्य का सर्वप्रथम प्रयोग, अभी हम लोग किसके अनुसार देख रहे हैं, शुक्ल के ही अनुसार देख रहे हैं कि ब्रज भाषा गद्य का सर्वप्रथम प्रयोग गोरखपंथी योगियों ने संभवत 1400 के आसपास किया। तो गोरखपंथी योगियों ने ब्रज भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग किया, ये शुक्ल के अनुसार संभवत 1400 के आसपास। डॉक्टर वीरेंद्रनाथ मिश्र ने पृथ्वीराज रासो में वचनिका शीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध गद्य को ब्रज भाषा गद्य का प्राचीनतम रूप माना है। तो जो डॉक्टर वीरेंद्रनाथ मिश्र हैं, इन्होंने पृथ्वीराज रासो में एक वचनिका शीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध गद्य को ब्रज भाषा गद्य का प्राचीनतम रूप माना है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ, ठीक है, देखिए वल्लभाचार्य के पुत्र कौन है, विट्ठलनाथ, कि ब्रज भाषा गद्य की रचना क्या है, श्रृंगार रस मंडन है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि श्रृंगार रस मंडन किसका ग्रंथ है, तो ये विट्ठलनाथ का है। किस भाषा में है, तो ब्रज भाषा में है। गद्य में है या पद्य में है, तो ये गद्य में है। और विट्ठलनाथ कौन थे, तो ये वल्लभाचार्य के पुत्र थे। वल्लभाचार्य के 2 पुत्र हुए हैं, आगे मिलेगा इसका वर्णन। तो ये थे जो है श्रृंगार रस मंडन विट्ठलनाथ का। विट्ठलनाथ की अन्य रचना भी मिलता है, जिसमें है यमुनाष्टक और नवरत्न सटीक। तो यहाँ विट्ठलनाथ की 3 रचनाएं हम लोग पढ़ चुके हैं। वो तीनों कौन कौन सी हैं, एक बार आप सभी लोग बताइएगा। तो वो तीनों हैं श्रृंगार रस मंडन, दूसरा है यमुनाष्टक और तीसरा है नवरत्न सटीक। ठीक है, अगर मैं पूछती हूँ तो आप लोग अपने मन में ही याद कर लीजिएगा। ऐसा होगा कि जैसे आप हमें बता रहे हैं। 84 वैष्णवों की वार्ता तथा 252 वैष्णवों की वार्ता नामक ग्रंथ के रचनाकार विट्ठलनाथ के पुत्र गोसाई गोकुलनाथ जी माने जाते हैं और ये महत्वपूर्ण है। सीधे सीधे प्रश्न पूछेगा कि 84 वैष्णवों की वार्ता किसकी है या 200 वैष्णवों की वार्ता किसकी है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा गोसाई गोकुलनाथ की। गोकुलनाथ हैं कौन, तो ये विट्ठलनाथ के पुत्र हैं। तो देखिए वल्लभाचार्य के पुत्र कौन थे, विट्ठल थे। ठीक है, विट्ठल के पुत्र कौन हैं, तो गोकुलनाथ हैं। आगे है कि इसमें यानी जो गोकुलनाथ जी का ग्रंथ है, और थोड़ा सा आप लोग इसको ऐड कर लीजिएगा अपनी पुस्तक में कि 252 वैष्णवों की वार्ता जो है, इसमें रसखान का वर्णन मिलता है। ठीक है, तो इसमें वैष्णव भक्तों और आचार्यों की महिमा प्रकट करने वाली कथाएं लिखी गई है। किसमें, जो गोकुलनाथ ने लिखा है 84 वैष्णवों की वार्ता और 252 वैष्णवों की वार्ता, उसी में जो है वैष्णव भक्तों और आचार्यों की महिमा प्रकट करने वाली कथाएं लिखी गई हैं। इसका रचना काल विक्रम की 17वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है। इसका मतलब वही जो क्या कहते हैं, 84 वैष्णवों की वार्ता और 252 वैष्णवों की वार्ता का समय है 17वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। नाभादास ने संभवत 1660 के आसपास अष्टयाम, ठीक है, ये बहुत ही प्रसिद्ध है, नाभादास का अष्टयाम नामक पुस्तक ब्रज भाषा में लिखी है। इसमें भगवान राम की दिनचर्या का वर्णन मिलता है। अष्टयाम में अष्टयाम कई लोगों ने लिखा है, लेकिन जो नाभादास का अष्टयाम है, इसमें राम की दिनचर्या का वर्णन मिलता है। ये महत्वपूर्ण है और इसका समय संभवत 1660 है। ओरछा नरेश महाराज जसवंत सिंह के आश्रित वैकुंठमणि शुक्ल ने संभवत 1680 के आसपास ब्रज भाषा में अगहन महात्म्य तथा वैशाख महात्म्य नामक पुस्तक लिखी है। और ये प्रश्न जो है हूबहू 2021 टीजीटी में पूछा गया था। ये अगहन महात्म्य वाला कि किसका है किसका नहीं है, इसमें तो वहाँ पे गलत करके आए थे हम। ठीक है, तो जो ओरछा नरेश महाराज जसवंत सिंह के आश्रित वैकुंठमणि शुक्ल ने संभवत 1680 के आसपास ब्रज भाषा गद्य में अगहन महात्म्य तथा वैशाख महात्मा नामक पुस्तक लिखी थी। और दोस्तों मैं बता दूं कि 2021 टीजीटी के पेपर में मैं 8 नंबर से बाहर हो गई थी, और वो 8 नंबर को मैं देखती हूँ तो बहुत खलता है मुझे। मैं बार बार देखती हूँ उस प्रैक्टिस सेट बुकलेट को। खैर छोड़िए, चलिए आगे बढ़ते हैं।
सूरती मिश्र ने संभवत 1767 में, देखिएगा कौन, सूरती मिश्र ने संभवत 1767 में बैताल पचीसी नामक पुस्तक की रचना की। किस पुस्तक की? बैताल पचीसी। देखिए बैताल पचीसी है तो सूरती मिश्र है, एक मिलेगा आगे बैताल पचीसी, वो लल्लू लाल का होगा। बैताल पचीसी की रचना संस्कृत कवि शिवदास की रचना से लेकर की गई है। कहने का तात्पर्य है कि जो बैताल पचीसी है ये संस्कृत की रचना है और एक कवि थे संस्कृत के कवि शिवदास, उन्हीं की रचना से कथा लेकर के की गई है बैताल पचीसी की रचना। बैताल पचीसी का खड़ी बोली हिंदुस्तानी में अनुवाद मजहर अली के साथ मिलकर लल्लू लाल ने बैताल पचीसी, देखिए मिल गया, कह रहे हैं कि बैताल पचीसी जो संस्कृत कवि शिवदास की थी का खड़ी बोली हिंदुस्तानी में अनुवाद मजहर अली के साथ मिलकर लल्लू लाल ने बैताल पचीसी 1801 ईस्वी में नाम से किया। समझ में आया? कह रहा है कि जो बैताल पचीसी था संस्कृत कवि शिवदास की, उसी की कथा को आधार में लेकर बैताल पचीसी लिखा गया था। सूरती मिश्र ने लिखे थे, ठीक है, शिवदास की कथा को आधार मान करके। तो जो बैताल पचीसी सूरती मिश्र का था उसी का खड़ी बोली हिंदुस्तानी में अनुवाद मजहर अली के साथ मिल करके लल्लू लाल ने बैताल पचीसी नाम से 1801 ईस्वी में किया। संभवत 1852 यानी कि 1795 ईस्वी में लाला हीरा लाल ने आईने अकबरी की भाषा वचनिका नामक एक बड़ी पुस्तक की रचना की। तो यहाँ से सीधे प्रश्न पूछेगा कि आईने अकबरी की भाषा वचनिका नामक पुस्तक किसकी है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा लाला हीरा लाल की। अब एक हैं दनकौर के निवासी प्रियादास ने सन 1779 ईस्वी में सेवक चरित्र गद्य ग्रंथ लिखा। तो सेवक चरित्र पूछा जाता है ये कि सेवक चरित्र ग्रंथ जो है ये किसका है? तब हमारा सही जवाब हो जाएगा प्रियादास का है। और प्रियादास कहाँ के निवासी थे? तो दनकौर के निवासी थे और ये राधा वल्लभीय संप्रदाय से संबंधित थे। प्रियादास किस संप्रदाय से संबंधित हैं? तो राधा वल्लभीय संप्रदाय से संबंधित थे। ठीक है, ये क्लियर हुआ कि सेवक चरित्र किसका ग्रंथ है? तो प्रियादास का है। और प्रियादास कहाँ के निवासी हैं थे? तो दनकौर के निवासी थे। और ये किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो राधा वल्लभी संप्रदाय से। आगे है कि लल्लू लाल ने राजनीति 1802, जहाँ दो लोग रहेंगे वहीं राजनीति होगा, तो इसको याद रख लीजिएगा कि जहाँ दो लोग होंगे वहीं राजनीति होगा। तो 2 से 1802 ईस्वी। तथा माधव विलास 1817 ईस्वी नामक ब्रजभाषा गद्य पद्य मिश्रित ग्रंथ की रचना की। अभी हम लोग गद्य पद्य मिश्रित रचना कौन पढ़े हैं? तो हम लोग राउल वेल को पढ़े हैं। ठीक है, राउल वेल को। और ये है लल्लू लाल का है ब्रजभाषा गद्य पद्य मिश्रित ग्रंथ जो है राजनीति तथा माधव विलास। माधव विलास 19वीं शताब्दी के सामाजिक जीवन के स्वरूप चित्रण की दृष्टि से महत्वपूर्ण रचना है। माधव विलास जो है 19वीं शताब्दी के सामाजिक जीवन के स्वरूप चित्रण की दृष्टि से महत्वपूर्ण रचना है। अब है माणिक लाल ओझा ने सन 1828 ईस्वी में सोमवंशन की वंशावली नामक ब्रजभाषा गद्य में रचना की है। प्रश्न बनता है यहाँ से कि सोमवंशन की वंशावली किसका ग्रंथ है? तो माणिक लाल ओझा का ग्रंथ है। और ये किस भाषा में है? तो ये ब्रजभाषा में लिखा गया है। खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक रूप दक्षिणी साहित्य में मिलता है। तो खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक रूप कहाँ मिलता है? तो दक्षिणी साहित्य में मिलता है। दक्षिण के साहित्यकारों ने अपनी भाषा को हिंदी, हिंदवी, दक्षिणी, देहलवी, जवान हिंदुस्तानी आदि कई नामों से पुकारा है। तो इसको याद रख लीजिएगा कि जो दक्षिण के साहित्यकार थे वे अपनी भाषा को हिंदी, हिंदवी, दक्षिणी, देहलवी, जवान हिंदुस्तान आदि कई नामों से पुकारा है। दक्षिणी हिंदी के संबंध में प्रोफेसर एहतेशाम हुसैन ने लिखा है। क्या लिखा है? कि इस भाषा में
पंजाबी, हरियाणी और खड़ी बोली का मेल था। किस भाषा में? तो दक्षिणी हिंदी। यह ब्रज भाषा के प्रभाव से भी बची नहीं थी, यानी कि इसमें ब्रज भाषा भी था, उसका भी प्रभाव था, उससे वो बची नहीं थी। और सबसे बड़ी बात यह थी, इसमें फारसी अरबी के अनेक शब्द भी सम्मिलित हो गए थे। तो जो दक्षिणी हिंदी है, देखिए इसमें क्या क्या था। इसमें जो है ब्रज भाषा का भी प्रभाव है, पंजाबी, हरियाणी, खड़ी बोली और तो और अरबी फारसी के भी अनेक शब्द यहाँ मिलते हैं। इतिहास से पता चलता है कि आरंभ में उन्होंने उसी भाषा से काम चलाया, यहाँ तक कि वह उन्नति करके साहित्य की भाषा बन गई। साहित्यकारों ने उसको कभी हिंदी, कभी जबाने हिंदुस्तान कहा और कभी दक्कनी कहकर पुकारा। दक्षिणी हिंदी के प्रथम गद्य लेखक ख्वाजा बंदा नेवाज गेसुदराज 1318 से 1422 ईस्वी को माना जाता है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि दक्षिणी हिंदी के प्रथम गद्य लेखक कौन हैं? तो गेसुदराज हैं। बस इनका पूरा नाम न देकर के यही दे देता है कि दक्षिणी हिंदी के प्रथम गद्य लेखक कौन हैं, तो गेसुदराज हैं, या इनका पूरा नाम ख्वाजा बंदा नेवाज गेसुदराज है। ख्वाजा बंदा नेवाज गेसुदराज की प्रसिद्ध रचना मिराजुल आस्किन दक्षिणी गद्य की प्रथम पुस्तक मानी जाती है। जब दक्षिणी हिंदी के प्रथम गद्य लेखक ही गेसुदराज हैं, तो जो इनकी रचना होगी वह जो है प्रथम होगी। तो इनकी रचना कौन सी है? तो मिराजुल आस्किन है। इनकी अन्य कृतियाँ निम्न हैं, इनकी यानी कि गेसुदराज की। अब अन्य कृतियाँ कौन कौन सी हैं? तो देखिए, पहला है शिकारनामा, दूसरा है तिलावतुल वजूद, तीसरा है हिदायतनामा। पहला शिकारनामा, दूसरा तिलावत वजूद, तीसरा है हिदायतनामा और चौथा है रिसाला सहवारा या 12 मासा। तो ये थे गेसुदराज की रचनाएं, जिनमें से हम लोग अभी अभी देखे हैं। मिराजुल आस्किन है, शिकारनामा है, तिलावतुल वजूद है, हिदायतनामा है और रिसाला सहवारा या 12 मासा है। मिराजुल आस्किन में सूफी धर्म का उपदेश दिया गया है, ये भी आई है। इसको आप लोग याद रखिएगा कि किसमें सूफी धर्म का उपदेश दिया गया है, तो वो है मिराजुल आस्किन। मिराजुल आस्किन किसका ग्रंथ है? तो गेसुदराज की है। कुतुब मुस्तरी मुल्ला वजही की प्रमुख रचना है। अब देखिए, जो कुतुब मुस्तरी है ये मुल्ला वजही की रचना है। मुल्ला वजही ने सन 1635 ईस्वी में सब रस नामक ग्रंथ की रचना की है। यहाँ से एक एक लाइन महत्वपूर्ण है और सबको याद रखिएगा आप लोग। यहाँ से कन्फ्यूजन भी होता है, कौन गेसुदराज का है तो कौन मुल्ला वजही का है, ठीक है। तो मिराजुल आस्किन जो है वो गेसुदराज का है, लेकिन कुतुब मुस्तरी जो है वो मुल्ला वजही का है और शबरस भी है। शबरस को उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य रचना माना जाता है। तो उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य रचना किसको माना जाता है? तो शबरस को माना जाता है, उर्दू साहित्य की, ठीक है। अभी हम लोग ऊपर पढ़े थे दक्षिणी साहित्य की, जो मिराजुल आस्किन था, और ये शबरस है उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य रचना। शबरस में तसव्वुफ के सिद्धांतों को प्रतीकात्मक शैली में व्यक्त किया गया है। वही तसव्वुफ यानी जो सूफी थे, तो इस शबरस में जो है तसव्वुफ के सिद्धांतों को प्रतीकात्मक शैली में व्यक्त किया गया है, ये याद रखिएगा, ठीक है। शबरस में तसव्वुफ के सिद्धांतों का और मिराजुल आस्किन में सूफी धर्म का उपदेश दिया गया है। तो ये दोनों जो हैं VVI हैं, दोनों को याद रखिएगा। एक मिराजुल आस्किन का जो सूफी धर्म का उपदेश दिया गया है उसमें, और दूसरा शबरस जिसमें तसव्वुफ के सिद्धांतों का प्रतीकात्मक शैली में व्यक्त किया गया है। दक्षिणी हिंदी में कुलियाते कुली कुतुब शाह नामक एक बृहद काव्य की रचना मुहम्मद अली कुतुब शाह ने की थी। तो दक्षिणी में कुलियाते कुली कुतुब शाह से हम लोग याद भी कर लेंगे कि ये मुहम्मद अली कुतुब शाह की रचना है। हुसैन अली खां ने सन 1838 ईस्वी में, किसने? हुसैन अली खां ने। कब? 1838 ईस्वी में चार दरवेश का फारसी से दक्षिणी में अनुवाद किया। तो चार दरवेश का फारसी से दक्षिणी में अनुवाद किसने किया? तो हुसैन अली खां ने किया। कब किया? तो 1838 ईस्वी में किया।
चार दरवेश का अनुवाद हुसैन अली खां ने अपने पुत्रों के लिए किया था। ठीक है, किसने अनुवाद किया था? हुसैन अली खां ने किया था। लेकिन किस लिए किया था? तो ये अपने पुत्रों के लिए किया था। ये महत्वपूर्ण है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ अकबर के समय में गंग कवि द्वारा रचित चंद छंद वर्णन की महिमा से माना है। और ये महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा, ये परीक्षाओं में पूछा जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ किससे माना है? तो अकबर के समय एक कवि थे गंग और उनकी रचना थी चंद छंद वर्णन की महिमा, उसे ही माने हैं। गुरुमुखी लिपि में खड़ी बोली गद्य की रचना सोढ़ी मिहिरवानु, हरिजी, दयाल अनेमी आदि लेखकों ने की है। करें कि गुरुमुखी लिपि में खड़ी बोली गद्य की रचना सोढ़ी मिहिरवानु, हरिजी, दयाल अनेमी आदि लेखकों ने किया है। लेकिन इनका लिपि क्या है? गुरुमुखी लिपि है। सोढ़ी मिहिरवानु 1581 से 1640 ईस्वी में सोढ़ी मिहिरवानु ने सचुसंड पोथी लिखकर गुरुवाणी की व्याख्या पर प्रस्तुत की है। तो सचुसंड पोथी किसने लिखा है? तो सोढ़ी मिहिरवान ने लिखा है। और इसमें क्या है? तो गुरुवाणी की व्याख्या है सचुसंड पोथी में। ठीक है। सोढ़ी मिहिरवानु के पुत्र हरि जी ने 3 पुस्तकों की रचना की। कितने पुस्तकों की? 3। पहला है सुषमनी सहस्रनाम यानी कि परमारथ, दूसरा है गोसट गुरु मिहिरवानु तथा तीसरा है पोथी हरिजी। तो सोढ़ी मिहिरवानु के पुत्र जो हरि जी थे उन्होंने 3 पुस्तकों की रचना की थी। वो 3 हैं सुषमनी सहस्रनाम परमारथ, और दूसरा है गोसट गुरु मिहिरवानु तथा तीसरा है पोथी हरिजी। दयालु अनेमी 1675 से 1721 ईस्वी की प्रमुख रचनाएं निम्न हैं। अब दयालु अनेमी की रचनाओं को पढ़ेंगे। तो इनका है अवगत उल्लास 1675 ईस्वी का। अवगत उल्लास किसका है? दयालु अनेमी का है। दूसरा है अष्टावक्र भाषा, दयालु अनेमी का ही है, 1679 ईस्वी का है। और तीसरा है गीता भाषा, ये 1721 ईस्वी का है। तो दयालु अनेमी का भी 3 रचनाएं हैं, अवगत उल्लास हैं, अष्टावक्र भाषा है और गीता भाषा है। जॉर्ज ग्रियर्सन, R.W. फ्रेजर, नलिनी मोहन सन्याल प्रभृत आदि विद्वान आधुनिक साहित्यिक खड़ी बोली का आविष्कार सर्वप्रथम गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में लल्लू लाल तथा सदल मिश्र द्वारा बताते हैं। तो 2-3 विद्वान थे जिनमें जॉर्ज ग्रियर्सन भी हैं, W. फ्रेजर भी हैं, नलिनी मोहन भी हैं और कुछ विद्वान हैं। इनका मानना है कि आधुनिक साहित्यिक खड़ी बोली का आविष्कार सर्वप्रथम गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में? तो गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में लल्लू लाल और सदल मिश्र द्वारा बताते हैं ये लोग। सन 1880 ईस्वी में मथुरा प्रसाद शुक्ल ने, किसने? मथुरा प्रसाद शुक्ल ने पंचांग दर्शन नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की। अब इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे? तो एक पंचांग आता है ठाकुर प्रसाद का, तो ये भी पंचांग दर्शन है। दर्शन पंचांग दर्शन है तो किसका है? मथुरा प्रसाद का है। संभवत 1818 यानी कि ईस्वी में देखा जाए तो 1761 ईस्वी में पंडित दौलत राम ने हरिशेषाचार्य कृत जैन पद्म पुराण का भाषा अनुवाद किया है। तो जैन पद्म पुराण का भाषा अनुवाद किसने किया है? तो पंडित दौलत राम ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विक्रम संवत 1798 ईस्वी है 1741 में रचित, और ये प्रश्न जो है TGT 2021 में पूछा गया है। ठीक है, ये रचना का नाम न पूछ करके उसका समय पूछ दिया था 1741 ईस्वी। आइए देखते हैं वो रचना कौन सा है। तो भाषा योग वशिष्ठ को परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक और राम प्रसाद निरंजनी को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक स्वीकार किया है। दोस्तों ये आप लोगों को बता दें, इतना आसान प्रश्न मेरा गलत हो गया था 2021 में। मुझे याद था कि जो भाषा योग वशिष्ठ है ये राम प्रसाद निरंजनी का है, लेकिन उसका डेट ही मुझे नहीं याद था और ये आता हुआ भी प्रश्न मेरा गलत हो गया था 2021 में।
इसीलिए 2021 का कसर पूरा करने के लिए मैं इतना मेहनत की कि 2022 का जो पेपर हुआ है उसमें मेरा 123 नंबर आया है, 123। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो भाषा योग वशिष्ठ है ये किसका है? राम प्रसाद निरंजनी का है। और इसका डेट लिख लीजिए यहाँ पर भी, 1741 ईस्वी है। अब तो ज़िंदगी में ये गलत नहीं होगा मेरे से। भाषा योग वशिष्ठ की भाषा मूलतः पंजाबी ब्रज भाषा मिश्रित खड़ी बोली है। देखिए 3-4 प्रश्न मैं बता चुकी हूँ कि 2021 में आया है। यहाँ से देखिए अभी हम लोग 1-2 पेज पढ़े हैं, 1-2 पन्ने पढ़े हैं, लेकिन 3-4 प्रश्न मिल चुका है जो 2021 में पूछा गया था। तो यहाँ से हर लाइन महत्वपूर्ण है, सबको याद रखिएगा एकदम। भाषा योग वशिष्ठ की भाषा मूलतः पंजाबी, क्या पता अब की बार ये भाषा पूछ दे। तो इसकी भाषा क्या है? पंजाबी ब्रजभाषा मिश्रित खड़ी बोली है। मुंशी सदा सुखलाल ने खड़ी बोली में सुख सागर की रचना विष्णु पुराण के आधार पर किया है। तो देखिए सुख सागर की रचना किसके आधार पर किया गया है? तो विष्णु पुराण के आधार पर किया गया है। किसने किया है? तो सदा सुखलाल ने किया है, खड़ी बोली में किया है। ये चीज़ें याद रखिएगा। खड़ी बोली गद्य को एक साथ आगे बढ़ाने वाले 4 महानुभव हुए, और ये महत्वपूर्ण है, 4 महानुभव। ठीक है, खड़ी बोली गद्य को एक साथ आगे बढ़ाने वाले 4 महानुभव हुए। कौन कौन वो 4 महानुभव हैं? तो वो हैं, पहला है मुंशी सदा सुखलाल नियाज। यहाँ से भी प्रश्न, ये भी प्रश्न पूछा था 2021 में कि नियाज किसका उपनाम है? नियाज पूछा था कि लल्लू लाल वाला पूछा था, अभी ध्यान नहीं आ रहा है मैं, हाँ यही शायद था। तो सदा सुखलाल नियाज है, सैयद इंसा अल्लाह खां, तीसरा लल्लू लाल है, और चौथा सदल मिश्र हैं। तो इसको हम ट्रिक से याद किए थे। देखिए इसका ट्रिक क्या है? सैलस से हो जाएगा सदा सुखलाल, ई से इंसा अल्लाह खां, ल से लल्लू लाल, फिर स से सदल मिश्र। मुंशी सदा सुखलाल नियाज और इंसा अल्लाह खां, इन दोनों का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं था। देखिए 4 थे जो खड़ी बोली को आगे बढ़ाने में काम कर रहे थे। अब वो चारों में से 2 ऐसे थे जो फोर्ट विलियम कॉलेज के अंदर थे, और 2 ऐसे थे जो बाहर से कार्य कर रहे थे। तो जो बाहर से कार्य कर रहे थे वो थे मुंशी सदा सुखलाल नियाज, और दूसरा है इंसा अल्लाह खां। ये दोनों जो हैं, इन दोनों का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं था। तो इसको मैंने ऐसे याद किया था कि जो बड़े बड़े नाम वाले हैं वो बाहर थे, ठीक है, और छोटे छोटे नाम वाले फोर्ट विलियम कॉलेज के अंदर थे। आगे है कि मुंशी सदा सुखलाल ने लिखा है, क्या लिखा है कि रस्मों रिवाज भाखा का दुनिया से उठ गया। तो रस्मों रिवाज भाखा का दुनिया से उठ गया, ये किसका कथन है? तो ये मुंशी सदा सुखलाल का है। और इसको मैं बार बार गलत करती हूँ, मैं इसको हमेशा लगा देती हूँ सदल मिश्र को, ठीक है। तो फिर मैं इसको कोडिंग से बैठाई। तो क्या कि यहाँ से 2 वर्ड लिए, रस्मों और रिवाज। रस्म और रिवाज कौन मनाएगा? जो सुखी से रहेगा, सदा सुखलाल, सदा सुखी से रहेगा, वही रस्म और रिवाज भी मनाएगा। तो बस इतना सा ही मैं इसको याद कर ली हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग को भी याद हो गया होगा, वैसे आप लोग को तो पहले से ही याद होगा। आगे है कि लल्लू लाल और सदल मिश्र दोनों ही फोर्ट विलियम कॉलेज के प्राध्यापक थे। देखिए अभी बताया ना कि जो बड़े बड़े नाम वाले थे वो बाहर थे, और छोटे नाम वाले फोर्ट विलियम कॉलेज के प्राध्यापक थे, यानी उसके अंदर थे ये लोग। कौन? लल्लू लाल और सदल मिश्र। ये दोनों का नाम छोटा छोटा है, तो ये दोनों लोग फोर्ट विलियम कॉलेज के प्राध्यापक थे, और जो बड़े नाम वाले थे वो फोर्ट विलियम कॉलेज के से इनका संबंध नहीं था। मुंशी सदा सुखलाल नियाज की प्रमुख रचना सुख सागर एवं मुंतबुख वारिक है। 2 रचनाएं, सुख सागर और मुंतबुख वारिक। इंसा अल्लाह खान ने रानी केतकी की कहानी की रचना सन 1798 से 1803 ईस्वी के मध्य में किए हैं। तो रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है? तो इंसा अल्लाह खां की है। कब की है? तो 1798 से 1803 ईस्वी के मध्य की है। रानी केतकी की कहानी को उदयभान चरित नाम से भी जाना जाता है। इसको याद रखिएगा कि किस रचना को उदयभान चरित के नाम से जाना जाता है। तो ये है रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी से सर्वप्रथम खड़ी बोली गद्य में लौकिक श्रृंगारमय प्रेमाख्यानक परंपरा का सूत्रपात हुआ है। फिर से पढ़ते हैं कि रानी केतकी की कहानी से सर्वप्रथम खड़ी बोली गद्य साहित्य में लौकिक श्रृंगारमय प्रेमाख्यानक परंपरा का सूत्रपात हुआ है।
इंसा अल्लाह खां ने अपनी भाषा नीति की घोषणा निम्न शब्दों में की। यह वह कहानी है कि जिसमें हिंदी छुट और न किसी बोली का मेल है न पुट है। ये भी कथन पूछा जाता है। एक तो रस्मों रिवाजों दुनिया की भाखा वाला जो सदा सुखलाल का था, और दूसरा कथन इंसा अल्लाह खां का है कि यह वह कहानी है कि जिसमें हिंदी छुट और न किसी बोली का मेल है न पुट। किसका है? तो इंसा अल्लाह खां का है। शैली की दृष्टि से रानी केतकी की कहानी को देखा जाए तो ये हास्य प्रधान है। कैसी है ये? हास्य प्रधान है रानी केतकी की कहानी। इंसा अल्लाह खां की भाषा सबसे चटकीली, मटकीली एवं अलंकृत, किस्सा गोई शैली, मुहावरेदार और चलती है। ये प्रश्न भी खूब पूछा जाता है। ये सभी महत्वपूर्ण हैं, सबको आप लोग याद रखिएगा। तो इंसा अल्लाह की भाषा सबसे चटकीली, यहाँ से प्रश्न पूछेगा कि सबसे चटकीली, मटकीली, अलंकृत, किस्सा गोई शैली, मुहावरेदार और चलती भाषा किसकी है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा इंसा अल्लाह खां की। रानी केतकी की कहानी हिंदी की प्रथम मौलिक लिखित गद्य कथा है। याद रखिएगा कि रानी केतकी की कहानी हिंदी की पहली मौलिक लिखित गद्य कथा है। इंसा ने अपनी भाषा को 3 प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा की है। ये महत्वपूर्ण है कि कितने प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा इंसा अल्लाह खां ने की है। तो वो है, पहला है बाहर की बोली अर्थात अरबी, फारसी, तुर्की। पहला ये हुआ, बाहर की बोली ही तो है अरबी, फारसी, तुर्की, इससे मुक्त रखने की प्रतिज्ञा की। दूसरा गवारी अर्थात ब्रज भाषा और अवधी, ठीक, इससे मुक्त रखने की बात कही है इंसा ने। और तीसरा है भाखापन अर्थात संस्कृत के शब्दों का मेल। इनका कहना है कि उसमें भाखापन न हो, संस्कृत के शब्दों का मेल न हो। तो ये शुद्ध खड़ी बोली ही चाहते थे, खड़ी बोली का ही प्रयोग किए हैं। तो इन्होंने कितने प्रकार के शब्दों को मुक्त रखने की प्रतिज्ञा की है? तो 3। अब वो 3 कौन कौन सा है? बाहर की बोली अर्थात अरबी, फारसी, तुर्की, दूसरा गंवारी अर्थात ब्रज भाषा, अवधी इत्यादि, और तीसरा है भाखापन अर्थात संस्कृत के शब्दों का मेल। इनसे ये मुक्त रखने की प्रतिज्ञा की है। लल्लू लाल ने 11 पुस्तकों की रचना की जो निम्नांकित है। यहाँ से प्रश्न यही बस पूछता है कि लल्लू लाल ने कितने पुस्तकों की रचना की है? तो वो है 11। आइए इनकी रचनाओं को पढ़ते हैं। पहला है सिंहासन बत्तीसी, 1801 का है। बैताल पच्चीसी, ये भी 1801 का है। तो 2 रचनाएं सिंहासन बत्तीसी, बैताल पच्चीसी, बत्तीसी पच्चीसी कब का है? 1801 का है दोनों। फिर तीसरा है शकुंतला नाटक, कब का है? 1810 ईस्वी का है। माधो नल, ये 1801 का है। 3 रचना हुआ, सिंहासन बत्तीसी, बैताल पच्चीसी, माधो नल, ये 1801 की रचना है। राजनीति 2, जहाँ 2 लोग रहेंगे वही राजनीति होगा, तो राजनीति 1802। प्रेम सागर और शकुंतला नाटक 1810 ईस्वी का है। और लतायफ ये हिंदी भी 1810 का है। शकुंतला प्रेम करती है, लतायफ हिंदी से प्रेम करती है, तो ये 10 का हो गया। ब्रज भाषा व्याकरण 11 का है। सभा विलास 15 में, माधव विलास 17 में, और लाल चंद्रिका 1818 में। ये लाल चंद्रिका जो बिहारी सतसई है उसका टीका है, ये टीका है बिहारी सतसई का, याद रखिएगा। लल्लू लाल का ब्रज भाषा व्याकरण ही इनकी मौलिक रचना है। जो ब्रज भाषा व्याकरण है लल्लू लाल का, ये मौलिक रचना है, बाकी सब अनुवादित है। लल्लू लाल कृत राजनीति, माधव विलास तथा लाल चंद्रिका ब्रज भाषा गद्य में है तथा शेष रचनाएं खड़ी बोली गद्य में है। आप देखिए 3 रचना इनका जो है ब्रज भाषा गद्य में है, वो कौन कौन सा है? राजनीति है, माधव विलास है, और लाल चंद्रिका गद्य भाषा में है, और बाकी जो है ये खड़ी बोली गद्य में है। लल्लू लाल ने सन 1802 ईस्वी में राजनीति के नाम से हितोपदेश की कहानियों का ब्रज भाषा गद्य में अनुवाद किया है। किस नाम से? तो हितोपदेश की कहानियाँ ब्रज भाषा गद्य में अनुवाद किया है लल्लू लाल ने। आगे बढ़ते हैं। लल्लू लाल की वे रचनाएं जो अन्य लेखक की रचना का आधार लेकर लिखी गई निम्नलिखित है। अब देखते हैं कि कौन सी रचना किस रचना को आधार लेकर के लिखी गई है। तो पहला ही इनका है प्रेम सागर या नागरी दशम। प्रेम सागर का दूसरा नाम क्या है? तो नागरी दशम है, ठीक है।
तो ये जो है प्रेम सागर या नागरी दशम चतुर्भुज मिश्र के भागवत पुराण के दशम स्कंध के ब्रज भाषानुवाद का खड़ी बोली में अनुवाद है। ये किसके? चतुर्भुज मिश्र के भागवत पुराण के दशम स्कंध के ब्रज भाषानुवाद का खड़ी बोली में अनुवाद है प्रेम सागर। अब जो लाल चंद्रिका का टीका है ये बिहारी सस्सई की टीका है, जिसको मैं पहले ही बता दी थी कि जो लाल चंद्रिका है ये बिहारी सस्सई की टीका है और ब्रज भाषा में है। सिंहासन बत्तीसी ये काजिम अली की सहायता से सुंदर दास के ब्रज भाषानुवाद का हिंदुस्तानी रूपांतरण है। काजिम अली की सहायता से सुंदर दास के ब्रज भाषा अनुवाद का हिंदुस्तानी रूपांतरण है सिंहासन बत्तीसी। बैताल पच्चीसी, तो बैताल पच्चीसी जो है शिवदास रचित संस्कृत रचना की सुरती मिश्र कृत ब्रज भाषा। देखिए पहले जो बैताल पच्चीसी था शिवदास सिंह संस्कृत में लिखे थे, अब संस्कृत का अनुवाद जो है सूरती मिश्र ने ब्रज भाषा में किया था। अब ब्रज भाषा से मजहर अली के साथ मिल करके लल्लू लाल ने फिर खड़ी बोली में किया। तो इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए। कह रहा है कि जो बैताल पच्चीसी है शिवदास की रचना संस्कृत में थी, फिर संस्कृत से अनुवाद ब्रज भाषा में सूरती मिश्र ने किए। अब और ब्रज भाषा का जो है खड़ी बोली में अनुवाद मजहर अली के साथ मिल करके लल्लू लाल ने किया है। अगला रचना है लतायफ ही हिंदी। तो ये खड़ी बोली ब्रज और हिंदुस्तानी की 100 लघु कथाओं का संग्रह है। ये इसको भी याद रखिएगा। माधव विलास ब्रज भाषा में लिखा गया चंपू काव्य है। भाषा कायदा, देखिए ब्रज भाषा व्याकरण का ही दूसरा नाम है भाषा कायदा, इसको याद रख लीजिएगा। अगर ब्रज भाषा व्याकरण न देकर के पूछ लेगा कि भाषा कायदा किसका ग्रंथ है, तो ये है लल्लू लाल का। लल्लू लाल जी उर्दू को यामिनी भाषा कहते थे। देखिए ये है, मैं वहाँ पे भटक रही थी नियाज करके। ये प्रश्न था 2021 टीजीटी में पूछा गया था। 2021 टीजीटी में पूछा गया था कि उर्दू को यामिनी भाषा किसने कहा है। ये मैं गलत कर दी थी, मेरा गलत हो गया था, ठीक है। और देखिए यही 2-4 पेज से ही कितना प्रश्न पूछे गए थे उस समय। तो लल्लू लाल जी उर्दू भाषा को यामिनी भाषा कहते थे। इन्होंने प्रेम सागर की रचना करते समय यामिनी भाषा को छोड़ने की बात कही थी। क्या पता अब कभी नया प्रश्न बने तो ये ना पूछे प्रश्न कि उर्दू को यामिनी भाषा किसने कहा है, क्योंकि ये तो पूछ चुका है। अगर दोहराएगा तो पूछ भी सकता है, लेकिन हमें क्या इसको भी याद रखना है। लेकिन देखिए ये है कि किस रचना को करते समय या किस रचना को लिखते समय लल्लू लाल ने यामिनी भाषा को छोड़ने की बात कही थी, तो वो हो जाएगा तब प्रेम सागर। आचार्य शुक्ल ने लिखा है, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, इसको याद रखिएगा। लल्लू लाल की भाषा कृष्णोपासक व्यासों की सी ब्रज रंजित खड़ी बोली है। प्रश्न है कि लल्लू लाल की भाषा कृष्णोपासक व्यासों की सी ब्रजरंजित खड़ी बोली है, ये कथन किसका है? तो ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। एक और कथन है, आचार्य शुक्ल ने स्पष्टतः कहा है। क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि सारांश यह है कि लल्लू लाल का काव्य भाषा गद्य भक्तों की कथा वार्ता के काम का ही अधिकतर है, न नित्य व्यवहार के अनुकूल है, न संबद्ध विचारधारा के योग्य है। तो ये भी कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ही है। एक बार पुनः पढ़ देते हैं इस कथन को भी कि सारांश यह है कि लल्लू लाल का काव्य भाषा गद्य भक्तों की कथा वार्ता के काम का ही अधिकतर है, न नित्य व्यवहार के अनुकूल है, न संबद्ध विचारधारा के योग्य है। लल्लू लाल ने आगरा में एक प्रेस खोला जिसका नाम संस्कृत प्रेस था। ये प्रश्न पूछा जाता है, इसको भी VVI कर लीजिएगा। किसने आगरा में प्रेस खोला था? तो लल्लू लाल ने। किस नाम से प्रेस खोला था? तो संस्कृत प्रेस नाम से। लल्लू लाल ने लतायफ हिंदी को बजुबान ए रेख्ता कहा है। लतायफ हिंदी को लल्लू लाल ने क्या कहा है? तो बजुबान ए रेख्ता कहा है। अब आते हैं सदल मिश्र। अब सदल मिश्र को पढ़ेंगे। तो सदल मिश्र बिहार के आरा जिले के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? आरा जिले के निवासी थे। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। सदल मिश्र की प्रमुख रचनाएं निम्न हैं। अब देखते हैं सदल मिश्र की रचनाओं को। तो इनकी पहली रचना है चंद्रावली या नासिकेतोपाख्यान।
कब की है? तो 1803 ईस्वी की है। दूसरी रचना मिलती है रामचरित्र, 1806 ईस्वी की है। और तीसरी इनकी रचना मिलती है हिंदी पार्सियन वाकेबुलरी, ये 1809 ईस्वी की है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा सदल मिश्र की 3 रचनाएं, जिनमें से पहला है चंद्रावली या नासिकेतोपाख्यान, दूसरा है रामचरित्र और तीसरा है हिंदी पर्शियन वाकेबुलरी। सदल मिश्र ने चंद्रावली या नासिकेतोपाख्यान की रचना यजुर्वेद के आधार पर कठोपनिषद में वर्णित नचिकेता की कथा को आधार बनाकर खड़ी बोली गद्य में की है। ये महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा, इसको भी कर लीजिए। क्या है, एक बार पुनः पढ़ते हैं। तरह की सदल मिश्र ने चंद्रावली या नासिकेतोपाख्यान की जो रचना की है वे यजुर्वेद के आधार पर, किस आधार पर? यजुर्वेद के आधार पर कठोपनिषद में वर्णित, किसमें वर्णित है? तो कठोपनिषद में वर्णित है। क्या वर्णित है? नचिकेता की कथा वर्णित है। किसमें वर्णित है? कठोपनिषद में नचिकेता की कथा वर्णित है। इसी को आधार बना करके खड़ी बोली गद्य में की है सदल मिश्र ने। सदल मिश्र ने रामचरित की रचना आध्यात्म रामायण के आधार पर की है, तो ये तो याद हो ही जाएगा, रामचरित्र है तो आध्यात्म रामायण। सदल मिश्र की भाषा पूर्वीपन लिए हुए व्यवहारिक खड़ी बोली है। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी हम लोग देखे हैं चटकीली मटकीली मुहावरेदार भाषा किसका था? तो इंसा अल्लाह खां का था। और पूर्वीपन लिए हुए व्यवहारिक खड़ी बोली किसकी भाषा है? तो सदल मिश्र की है। महत्व की दृष्टि से डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने हिंदी गद्य के प्रारंभिक आचार्यों को निम्न क्रम में रखा है। अब देखिए डॉक्टर श्याम सुंदर के अनुसार इन चारों का क्रम क्या है? तो पहले हैं इंसा अल्लाह खां, जो पहले निवास करते थे दिल्ली में, बाद में लखनऊ चले गए। दूसरे स्थान पे हैं सदल मिश्र, ये बिहार जिला आरा शाहाबाद घोडीहा के निवासी थे। तीसरे हैं लल्लू लाल, और ये आगरा के निवासी थे। और चौथे हैं सदा सुखलाल, जो कि दिल्ली के रहने वाले थे। तो ये हैं श्याम सुंदर दास। और इसको हम लोग को, मैं इसको ऐसे कोडिंग की थी, इसलस श्याम, इसलस श्याम से हो जाएगा श्याम सुंदर, ई से हो जाएगा इंसा अल्लाह खां, ई से इंसा अल्लाह खां, स से सदल मिश्र, फिर ल से लल्लू लाल, फिर स से सदा सुखलाल। तो इसलस श्याम किसका है? तो श्याम सुंदर दास के अनुसार है ये क्रम। महत्व की दृष्टि से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य के प्रारंभिक 4 आचार्यों को निम्न क्रम में रखा है। तो अभी तो इसलस श्याम पढ़े हैं, अब ये हैं शैलस शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल, सदा सुखलाल, इंसा अल्लाह खां, लल्लू लाल और सदल मिश्र। शैलस शुक्ल, तो स से हो जाएगा सदा सुखलाल, ई से इंसा अल्लाह खां, ल से लल्लू लाल और स से सदल मिश्र। महत्व की दृष्टि से डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी गद्य के प्रारंभिक 4 आचार्यों को निम्नलिखित क्रम में रखा है। तो जो बच्चन सिंह हैं इनका क्रम देखिए, ये पहले किसको रखे हैं? तो ये सदा सुखलाल को पहले रखे हैं शुक्ल जी के अनुसार, फिर सदल मिश्र हैं, फिर इंसा अल्लाह खां है, फिर लल्लू लाल हैं। ठीक है, दोनों स वाले पहले हैं। तो इसका है ससइल बच्चा, बच्चा से बच्चन सिंह हो जाएगा। तो ऐसे याद रख सकते हैं, और बाकी आप लोग को जो अच्छा लगे, जिस तरह से आप लोगों को याद है उसी तरह से याद रखिएगा। खड़ी बोली गद्य के 4 महानुभावों की भाषिक विशेषता लिखित है। अब आइए चारों जो महानुभाव हैं इन लोगों की विशेषता देखते हैं। मुंशी सदा सुखलाल, तो ये संस्कृत मिश्रित हिंदी या शिष्ट बोलचाल की भाषा, इनकी भाषिक विशेषता है सदा सुखलाल का। इंसा अल्लाह खां का है चटकीली मटकीली मुहावरेदार और चलती भाषा। लल्लू लाल का है कृष्णोपासक व्यासों की ब्रजरंजित खड़ी बोली। और ये किसका कथन है आप लोग बताइएगा, अभी हम पढ़ के आए हैं। सदल मिश्र पूर्वीपन लिए हुए व्यवहारिक खड़ी बोली है इनकी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना सन 1800 ईस्वी में मार्कविस बेलेजली ने किया था। ये प्रश्न खूब पूछा जाता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने किया था? तो मार्कविस बेलेजली ने। और कब किया था? तो 1800 ईस्वी में। गिलक्राइस्ट का पूरा नाम डॉक्टर जॉन बार्थविक गिलक्राइस्ट था, ये भी याद रखिएगा। ये सब
क्या हो जाए। ये सभी महत्वपूर्ण हैं, याद रखिएगा कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1800 ईस्वी में हुई थी। किसने किया था? तो मार्क्विस बेलेजली ने किया था। गिलक्राइस्ट का पूरा नाम क्या था? तो डॉक्टर जॉन वार्थविक गिलक्राइस्ट था। गिलक्राइस्ट ने कुल 19 ग्रंथों की रचना की। इनकी प्रमुख कृति ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी है। ठीक है, इन कुल ग्रंथ कितने हैं? 19 हैं। इनकी प्रमुख कृति ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी है। गिलक्राइस्ट ने अपनी पुस्तक ए ग्रामर ऑफ द हिंदुस्तानी लैंग्वेज में हिंदी, उर्दू, रेख्ता और हिंदुस्तानी को समानार्थी माना है। दोस्तों, एक प्रश्न यही था, ये डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी का था ये ग्रामर ऑफ द हिंदुस्तानी? ये मुझे अच्छे से कन्फर्म याद नहीं है, लेकिन इन दोनों में से कोई एक ही था जो TGT 2021 में पूछा जा चुका है। गिलक्राइस्ट का रचना पूछा गया था और ये भी मैंने गलत किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो गिलक्राइस्ट खड़ी बोली की 3 शैलियाँ मानते हैं। अब देखिए, एक और हम लोग पढ़े थे, किसका 3 वो था, 3 भाषा छोड़ने की बात की थी। इंशाअल्लाह खां थे जो 3 भाषा छोड़ने की बात कहे थे। और यहाँ पे ये गिलक्राइस्ट हैं जो खड़ी बोली की 3 शैलियाँ मानते हैं। आइए देखते हैं कि वो कौन कौन सी शैलियाँ हैं। तो पहला है दरबारी या फारसी शैली, दूसरा है हिंदुस्तानी शैली और तीसरा है हिंदवी शैली। तो ये 3 शैलियाँ हैं जिन्होंने गिलक्राइस्ट खड़ी बोली की 3 शैलियाँ माने हैं। हिंदुस्तानी शैली गिलक्राइस्ट को सर्वाधिक प्रिय थी। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये 3 शैलियों में से सर्वाधिक प्रिय शैली गिलक्राइस्ट को कौन सी थी? तो सही जवाब हो जाएगा हिंदुस्तानी शैली सर्वाधिक प्रिय थी। इसे वे दी ग्रैंड पॉपुलर स्पीच ऑफ हिंदुस्तान कहते थे। किसको कहते थे? हिंदुस्तानी शैली को कहते थे। कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना सन 1817 ईस्वी में किया गया था। ये कंठस्थ कर लीजिएगा कि कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो 1817 ईस्वी में हुई थी। और आगरा स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो 1833 ईस्वी में हुई थी। और है विलियम केरी ने बाइबिल का हिंदी अनुवाद सन 1809 ईस्वी में नए धर्म नियम शीर्षक से किया था। ये तीनों कंठस्थ कर लीजिएगा। अभी आप लोग बताइएगा कि कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, आगरा स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, और फिर है कि विलियम केरी ने बाइबिल का हिंदी अनुवाद नए धर्म नियम शीर्षक से कब किया था। सन 1809 ईस्वी में हेनरी मार्टिन ने बाइबिल का हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में अनुवाद किया। अन्य महत्वपूर्ण रचना एवं रचनाएं निम्नलिखित है। आइए एक एक करके देखते हैं। J.T. आमसन, J.T. आमसन का है दाऊद के गीत 1836 ईस्वी। J.T. आमसन जो हैं दाऊद के गीत गाते हैं 1836 ईस्वी में। अगला है जॉन म्यूर। जॉन म्यूर की रचना है ईश्वरोक्त शास्त्र धारा। ईश्वरोक्त शास्त्र धारा किसका है? तो जॉन म्यूर का है, 1846 ईस्वी का है। दूसरा है संत मत निरूपण 1848 ईस्वी का। तो जॉन म्यूर का है ईश्वरोक्त शास्त्र और दूसरा है संत मत निरूपण है कि निरूपण है। अब तीसरा है J.A. शर्मन। J.A. शर्मन का है दी प्रॉपर नेम्स इन द ओल्ड एंड न्यू टेस्टामेंट्स रेंडर्ड इनटू उर्दू एंड हिंदी, 1850 ईस्वी का है। बाप रे बाप, इतना लंबा नाम, J.A. शर्मन। ठीक है, इनको शर्म भी नहीं आई, शर्मन से कर लेंगे, शर्म भी नहीं आई इतना बड़ा लिखते हुए। क्या लिखे हैं? दी प्रॉपर नेम्स इन द ओल्ड एंड न्यू टेस्टामेंट रेंडर्ड इनटू उर्दू एंड हिंदी, 1850 का है। फिर दूसरा है फूलों का सर, 1850। पॉल का चरित्र, 1852। वेदांत विचार, 1853। ये थे J.A. शर्मन का। मार्शमैन का है प्राचीन इतिहास का अनुवाद, 1839 ईस्वी में। तो मार्शमैन क्या करते हैं? प्राचीन इतिहास का अनुवाद करते हैं 1839 ईस्वी में। फिर है पंडित रतनलाल, इनका है कथासार, 1839 ईस्वी में ही है। कथासार किसका है? तो पंडित रतनलाल का है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1874 ईस्वी में सत्यार्थ प्रकाश की रचना खड़ी बोली हिंदी गद्य में की थी। तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने किया है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया है। कब किया है? 1874 में किया है। खड़ी बोली हिंदी गद्य में की है। पंडित मदन मोहन मालवीय के अथक प्रयत्न से सन 1900 ईस्वी में कचहरियों में नागरी की प्रतिष्ठा हुई। नागरी यानी कि देवनागरी की।
तो किसके अथक प्रयत्न से? तो मदन मोहन मालवीय के। कब हुआ? तो 1900 ईस्वी में हुआ। ये 1900 बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें जो है कचहरियों में नागरिक की प्रतिष्ठा हुई और इसी समय सरस्वती पत्रिका भी प्रकाशित हुई। एक मिनट, सरस्वती पत्रिका 1900 में ही। आगे है कि दयानंद के अनुयायी हिंदी को आर्य भाषा कहते थे। तो हिंदी को आर्य भाषा कौन कहते थे? तो दयानंद के अनुयायी कहते थे। हिंदी भाषा की प्रथम पत्रिका उदंत मार्तंड का प्रकाशन 30 मई 1826 ईस्वी को कानपुर निवासी पंडित जुगल किशोर के संपादकत्व में हुआ। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा, कंठस्थ कर लीजिएगा, क्योंकि वो जो उदंत मार्तंड है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे किसी भी प्रकार घुमा करके प्रश्न पूछा जा सकता है। तो हिंदी भाषा की प्रथम पत्रिका अगर पूछे तो उदंत मार्तंड। ठीक है, और इसका उदंत मार्तंड का प्रकाशन पूछे तो 30 मई 1826 को हुआ था। और ये जो हैं कानपुर निवासी पंडित जुगल किशोर के संपादकत्व में हुआ था। लेकिन ये तो कानपुर के निवासी थे, लेकिन उदंत मार्तंड पत्रिका जो थी कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो कलकत्ता से। उदंत मार्तंड साप्ताहिक पत्रिका थी। किस प्रकार की पत्रिका थी? साप्ताहिक पत्रिका थी। कहाँ से निकलती थी? कलकत्ता से निकलती थी। उदंत मार्तंड में खड़ी बोली का मध्य देशीय भाषा के नाम से उल्लेख किया गया है। ये महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि उदंत मार्तंड में खड़ी बोली का मध्य देशीय के नाम से उल्लेख किया गया है। उदंत मार्तंड में खड़ी बोली का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो मध्य देशीय भाषा के नाम से किया गया है। उदंत मार्तंड के प्रकाशन दिन को आधार मानकर 30 मई को राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ से एक प्रश्न और बना कि राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 मई को मनाया जाता है। लेकिन क्यों मनाया जाता है? तो उदंत मार्तंड के प्रकाशन दिन को आधार मानकर मनाया जाता है। कलकत्ता से सन 1854 ईस्वी में हिंदी का पहला दैनिक समाचार सुधा वर्षण श्याम सुंदर सेन के संपादकत्व में निकला। अब देखिए यहाँ से प्रश्न एकदम अलग हो गया। कह रहा है कि कलकत्ता से सन 1854 ईस्वी में हिंदी का पहला, अगर कहेगा हिंदी का पहला पत्र तो उदंत मार्तंड, लेकिन हिंदी का पहला दैनिक पत्र ये अभी इसी 2022 में पीजीटी में पूछा गया है। पीजीटी में सीधे यही प्रश्न उठाया था। तो कलकत्ता से सन 1854 ईस्वी में हिंदी का पहला दैनिक लगा है। दैनिक पत्र कौन सा है? तो समाचार सुधा वर्षण है। किसका है? तो श्याम सुंदर सेन के संपादकत्व में निकला था। तो हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? तो समाचार सुधा वर्षण है। किसने निकाला है? तो श्याम सुंदर दास ने। ठीक, अब आगे देखिए। प्रारंभिक समय के प्रमुख समाचार पत्र, संपादक, वर्ष, प्रकार निम्नलिखित हैं। अब एक एक करके देखते हैं। 1826 से 1867 तक की पत्रिकाओं को हम लोग यहाँ पे अभी पढ़ेंगे। आइए एक एक करके सबको जानते हैं। उदंत मार्तंड, पहला है उदंत मार्तंड, पंडित जुगल किशोर इसके संपादक थे 1826 ईस्वी में। और इसका प्रकार कैसा था? तो ये साप्ताहिक पत्रिका थी और कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। उदंत मार्तंड संपादक जुगल किशोर हैं। 1826 ईस्वी में साप्ताहिक पत्रिका है और कलकत्ता से निकलती थी। बंगदूत पत्रिका राजा राम मोहन राय की है। 1829 ईस्वी में निकलती थी। ये भी साप्ताहिक, कलकत्ता से। शुरुआत के जितने भी हैं ना सब साप्ताहिक हैं, इतना याद रखिएगा। तो बंगदूत राजा राम मोहन राय 1829 साप्ताहिक, कलकत्ता। प्रजामित्र यहाँ मिलता नहीं है, लेकिन कुछ लोग राजा लक्ष्मण सिंह को रखते हैं, लेकिन मुझे सही नहीं लगता है। ठीक है, प्रजामित्र हैं और ये 1834 ईस्वी साप्ताहिक, कलकत्ता से। बनारस अखबार के संपादक हैं राजा शिव प्रसाद सिंह। 1845 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, साप्ताहिक है और ये काशी से निकलती थी। मार्तंड, तो ये मौलवी नासिरुद्दीन की है। इसके संपादक कौन हैं? मौलवी नासिरुद्दीन। और इसका प्रकाशन वर्ष है 1846 ईस्वी। ये भी साप्ताहिक पत्रिका है, कलकत्ता से निकलती थी। मालवा अखबार प्रेम नारायण निकालते थे और ये 1849 में निकलती थी, साप्ताहिक है और ये मालवा से निकलती थी। मालवा अखबार मालवा से ही, याद करने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। सुधाकर पत्रिका के संपादक हैं बाबू तारा मोहन मित्र। 1850 ईस्वी, साप्ताहिक है और ये काशी से ही निकलती थी।
बुद्धि प्रकाश। बुद्धि प्रकाश के संपादक हैं मुंशी सदासुख लाल। 1852 ईस्वी, साप्ताहिक, और ये आगरा से निकलती थी। समाचार सुधा वर्षण, ये श्याम सुंदर सेन का है। सेन है, श्याम सुंदर सेन याद रखिएगा, नहीं तो श्याम सुंदर दास भी वहाँ ऑप्शन में मिलेंगे। तो समाचार सुधा वर्षण श्याम सुंदर सेन संपादक हैं इसके। 1854 ईस्वी, दैनिक है, ये महत्वपूर्ण है। दैनिक कलकत्ता से निकलती थी। प्रजा हितैषी राजा लक्ष्मण सिंह हैं। 1855 ईस्वी में आगरा से। प्रजा हितैषी के संपादक कौन हैं? तो राजा लक्ष्मण सिंह हैं। वर्ष इसका 1855 है और आगरा से। जगत दीप भास्कर, ये मौलवी नासिरुद्दीन की है। जगत दीप 1846 ईस्वी में कलकत्ता से। लोक मित्र पत्रिका के संपादक ईसाई मिशनरी 1863 आगरा से। अवध अखबार, ये उर्दू में निकलती थी, लखनऊ से। ज्ञानदायिनी पत्रिका नवीन चंद्र राय इसके संपादक हैं। 1867 ईस्वी, मासिक है, ये पंजाब से निकलती थी ज्ञानदायिनी पत्रिका। तत्वबोधिनी पत्रिका के संपादक यहाँ पे दिए नहीं है। इसका वर्ष है 1865 ईस्वी और ये बरेली से निकलती थी तत्वबोधिनी। ये इनका वो मिलते हैं, कोई देवेंद्र टैगोर करके हैं, लेकिन कंठस्थ नहीं है तो इसको आप लोग मत लिखिएगा। बस इतना जानते रहिए कि तत्वबोधिनी पत्रिका थी, वो बरेली से निकलती थी। वृत्तांत विलास 1867 की मासिक है और ये जम्मू से निकलती थी। वृत्तांत विलास। बंगदूत पत्रिका का प्रकाशन हिंदी के अतिरिक्त, हिंदी में तो निकलती ही थी लेकिन इसके अतिरिक्त अंग्रेजी, फारसी तथा बंगला भाषा में भी होता था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रिका है जो बंगदूत है। ये हिंदी, अंग्रेजी, फारसी और बंगला, इन चारों भाषाओं में निकलती थी। बनारस अखबार के विरोध में, देखिए विरोध में तारा मोहन मित्र ने सुधाकर पत्रिका का प्रकाशन किया। किसके विरोध में? तो बनारस अखबार के विरोध में। तो यहाँ देखा जाए कि जो बनारस अखबार है इसकी विरोधी पत्रिका कौन है? तो सुधाकर है। इसके प्रकाशक कौन है सुधाकर के? तो तारा मोहन है। मुंशी सदासुखलाल की पत्रिका बुद्धि प्रकाश नरुल बाजार का हिंदी रूपांतरण है। जो बुद्धि प्रकाश है ये मुंशी सदासुखलाल की पत्रिका है, लेकिन ये नरुल बाजार का हिंदी रूपांतरण है। पंडित बंशीधर ने आगरा से हिंदी उर्दू का एक पत्र निकाला था जिसके हिंदी कालम का नाम, देखिए बंशीधर ने आगरा से हिंदी उर्दू का एक पत्र निकाला था जिसका हिंदी उर्दू का था। तो हिंदी कालम का नाम था भारत खंडामित्र तथा उर्दू कालम का नाम था आबे हयात। तो ये नाम से भी हम लोग समझ लेंगे कि हिंदी कालम का भारत खंडामृत और उर्दू कालम का आबे हयात था। गार्सा दतासी एक फ्रांसीसी विद्वान थे जो पेरिस में हिंदुस्तानी या उर्दू के अध्यापक थे। ये गार्सा दतासी, इनका ग्रंथ है इस्तवार द लिटरेचर हिंदुई हिंदुस्तानी। तासी ने सन 1836 ईस्वी में हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास पुस्तक की रचना की। देखिए एक तो रचना हम लोग जानते हैं, लेकिन दूसरा एक और है कि तासी ने 1836 ईस्वी में हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास, हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास किसकी पुस्तक है? तो तासी की है। तासी उर्दू भाषा के कट्टर समर्थक थे जिसके कारण वे हिंदी को एक भद्दी बोली कहते थे। तो हिंदी को भद्दी बोली किसने कहा है? तो गार्सा तासी ने कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि ये उर्दू भाषा के कट्टर समर्थक थे। पंजाब प्रांत के पंडित नवीन चंद्र राय हिंदी भाषा के पक्के समर्थक थे। चलिए ये कट्टर उर्दू भाषा के कट्टर समर्थक थे। तो जो पंजाब के नवीन चंद्र राय थे ये हिंदी भाषा के पक्के समर्थक थे। विद्या की उन्नति के लिए नवीन चंद्र राय ने लाहौर में अंजुमन लाहौर सभा की स्थापना की। अंजुमन लाहौर सभा की स्थापना किसने की है? तो नवीन चंद्र राय ने की है। कहाँ पर किए हैं? तो लाहौर में किए हैं। ये चीज़ें याद होनी चाहिए। नवीन चंद्र ने लाहौर में स्त्री शिक्षा का प्रचार जोर शोर से किया। किस शिक्षा का? तो स्त्री शिक्षा का प्रचार जोर शोर से किया। लाहौर में स्त्री शिक्षा का प्रचार प्रसार जोर शोर से किसने किया? तो नवीन चंद्र राय ने किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पंजाब के श्रद्धा राम फिलौरी को अपने समय का सच्चा हिंदी हितैषी और सिद्धहस्त लेखक माना है। तो श्रद्धा राम फिलौरी को अपने समय का सच्चा हिंदी हितैषी और सिद्धहस्त लेखक किसने माना है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। श्रद्धा राम फिलौरी की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है। आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग इनकी गद्य रचनाओं को देखेंगे। तो इनका गद्य है सत्यामृत प्रवाह, एक ही रचना मिलता है गद्य में। बाकी पद्य में है आत्मचिकित्सा,
दूसरा है तत्व दीपक, तीसरा है धर्म रक्षा, उपदेश संग्रह, शतोपदेश। तो जो श्रद्धाराम फिलौरी जी हैं, इनकी प्रमुख रचनाएं में आता है सत्यामृत प्रवाह जो कि गद्य में है, और पद्य में है आत्मचिकित्सा, तत्व दीपक, धर्म रक्षा, उपदेश संग्रह, शतोपदेश। श्रद्धाराम फिलौरी ने प्रसिद्ध आरती ओम जय जगदीश हरे की रचना की है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद 1823 से 1895 ईस्वी भारतेंदु के ये गुरु थे। तो भारतेंदु के गुरु कौन थे? तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे। राजा शिव प्रसाद सिंह सन 1856 ईस्वी में शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर नियुक्त हुए। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर कब नियुक्त हुए? तो 1856 ईस्वी में। राजा शिव प्रसाद सिंह की महत्वपूर्ण रचनाएं निम्नलिखित है। आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं इनकी रचनाओं को। तो पहला है राजा भोज का सपना, दूसरा है आलसियों का कोड़ा, तीसरा है इतिहास तिमिर नाशक, चौथा है मानव धर्मसार, पांचवा है वीर सिंह का वृत्तांत, छठा है उपनिषद सार, सातवां है भूगोल हस्तमलक, आठवां है वामा मनोरंजन, वर्णमाला, स्वयंबोध, विद्यांकुर, भाषा का इतिहास लेख, गुटका, हिंदुस्तान के पुराने राजाओं का हाल, सिखों का उदय और अस्त। तो ये थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। इनकी रचनाओं को हम लोग कोडिंग से भी याद करते हैं। चलिए देखिए मैं किस प्रकार से इसको याद की हूँ। तो जो राजा शिव प्रसाद सिंह हैं, तो शिव प्रसाद सिंह को हम लोग शिव जी बना देंगे इस समय कोडिंग के लिए। तो शिव जी कहते हैं कि आलसियों को कोड़ा मारो, ठीक है, आलसियों को कोड़ा मारो और उसको कोड़ा मार करके वर्णमाला सिखाओ, ठीक है, फिर वामा मनोरंजन कराओ, वर्णमाला सिखाओ, फिर वामा मनोरंजन कराओ। फिर ये सब कराने के बाद, ठीक है, उनको इतिहास सिखाओ, इतिहास से इतिहास तिमिर नाशक हो जाएगा, इतिहास सिखाओ। फिर भूगोल का पाठ पढ़ाओ तो भूगोल हस्तमलक हो जाएगा, भूगोल का पाठ पढ़ाओ। फिर उनको मानव धर्म के बारे में बताओ तो मानव धर्म से मानव धर्म सार हो जाएगा। उनको उपनिषद सिखाओ तो उपनिषद सार हो जाएगा, ठीक है। आलसियों को कोड़ा मारो, कोड़ा मार करके वर्णमाला सिखाओ, फिर उनको वामा मनोरंजन कराओ, फिर इतिहास भूगोल सिखाओ और फिर मानव धर्म और उपनिषद सार सिखाओ। फिर उनको वीर बनाओ, वीर सिंह का वृत्तांत भी सुनाओ, ठीक है। ये सब करने के बाद जो आलसी लोग होंगे उनको स्वयं बोध हो जाएगा, ठीक है। वो भाषा का इतिहास लेख स्वयं लिखने लगेंगे, उनके अंदर विद्यांकुरित होने लगेगा। फिर हिंदुस्तान के पुराने राजाओं का हाल उनको बताओ और सिखों का उदय और अस्त किस प्रकार से हुआ इसको समझाओ गुटका के माध्यम से। तो ये थे राजा शिव प्रसाद सिंह और उनकी रचनाएं, ठीक है। आप लोगों को कोडिंग कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आगे हैं राजा शिव प्रसाद सिंह के संबंध में आचार्य शुक्ल ने लिखा है, क्या लिखे हैं कि प्रारंभ काल से ही वे ऐसी हिंदी के पक्षपाती थे जिससे, एक मिनट आप देखिए, प्रारंभ काल से ही वे हिंदी के पक्षपाती थे जिसमें सर्वसाधारण के बीच प्रचलित अरबी फारसी शब्दों का स्वच्छंद प्रयोग हो। तो ये राजा शिव प्रसाद सिंह के संबंध में आचार्य शुक्ल का कथन है। एक बार पुनः पढ़ते हैं कि प्रारंभ काल से ही वे ऐसी हिंदी के पक्षपाती थे जिसमें सर्वसाधारण के बीच प्रचलित अरबी फारसी शब्दों का स्वच्छंद प्रयोग हो। राजा शिव प्रसाद सिंह कृत गुटका एक संग्रह पुस्तिका है। यह स्कूली विद्यार्थियों के लिए लिखी गई थी। जो गुटका है, क्या है ये? संग्रह पुस्तिका है जो स्कूली विद्यार्थियों के लिए लिखी गई थी। अब है राजा लक्ष्मण सिंह। तो राजा लक्ष्मण सिंह का समय है, जन्म है 1826, मृत्यु है 1896 ईस्वी। संस्कृत निष्ठ हिंदी के समर्थक थे ये राजा लक्ष्मण सिंह। यहाँ से भी प्रश्न पूछते हैं, इसको याद रख लीजिएगा। ये भी आई हैं। संस्कृत निष्ठ हिंदी के समर्थक कौन है? तो राजा लक्ष्मण हैं। राजा लक्ष्मण सिंह ने कालिदास के 3 ग्रंथों का अनुवाद हिंदी में किया है जो निम्न है। तो जो राजा लक्ष्मण सिंह हैं इन्होंने कालिदास के 3 रचनाओं का अनुवाद किया है। पहला है शकुंतला का अनुवाद किया है 1862 में, दूसरा रघुवंश का और तीसरा मेघदूतम का। राजा लक्ष्मण सिंह ने रघुवंश के गद्यानुवाद के प्राकथन में लिखा है, क्या लिखा है? देखिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, यहाँ से पूछा ही जाता है। पहले तो ये प्रश्न पूछेगा ये किसका मत है? कौन सा मत? कि हमारे मत में हिंदी और उर्दू 2 बोली न्यारी न्यारी हैं। हिंदी इस देश के हिंदू बोलते हैं
और उर्दू यहाँ के मुसलमान और पारसी पढ़े हुए हिंदुओं की बोलचाल है। ये कथन किसका है? तो राजा लक्ष्मण का है। अब ये किसके प्राकथन में लिखा था? तो रघुवंशम के अनुवाद के प्राकथन में लिखा था। ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। भारत में हुए सांस्कृतिक जागरण, धार्मिक तथा सामाजिक सुधार से संबंधित प्रमुख संस्थाएं निम्न हैं। आइए एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। संस्थापक देखिए, पहला है ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे 1828 ईस्वी में। तत्वबोधिनी सभा 1839 देवेंद्रनाथ ठाकुर। देखिए ये तत्वबोधिनी सभा है और एक हम लोग पढ़ के आए हैं उधर तत्वबोधिनी उसमें पत्रिका थी वो 1865 की, लेकिन ये सभा है देवेंद्रनाथ ठाकुर का। प्रार्थना समाज 1867 में है। प्रार्थना हम लोग कब करते हैं? तो 6 से 7 बजे के बीच में करते हैं। इसी तरह से हम लोग याद कर सकते हैं इसको। तो इसके अंतर्गत कौन थे? केशव चंद्र सेन के सहयोग से रानाडे थे, आत्माराम और देवेंद्रनाथ, 3 लोग थे। रानाडे, आत्माराम और देवेंद्रनाथ किसके सहयोग से? केशव चंद्र सेन के। वेद समाज 1867, केशव चंद्र सेन हैं इसके संस्थापक। सत्य शोधक समाज 1873 में ज्योतिबा बाई फूले हैं इसके संस्थापक। आर्य समाज के संस्थापक जो हैं दयानंद सरस्वती हैं और इसका समय है 1875। थियोसोफिकल सोसाइटी 1882 का है। ब्लास्टवस्की एवं कर्नल अलकाट है। इसको मुझे ये याद ही नहीं हो रहा था थियोसोफिकल सोसाइटी वाला, बार बार भूल जा रही थी, तो इसको मैं कोड कर ली हूँ। जब ये परीक्षा गुरु आता है ना, परीक्षा गुरु कब का है? परीक्षा गुरु ही है ना, पहला उपन्यास उसी समय है, 1882 का ही है। और थियोसोफिकल सोसाइटी भी 1882 का है। रामकृष्ण मिशन 1897 स्वामी विवेकानंद का है। तो दोस्तों ये थे शुरुआती गद्य का विकास, जिसको हम लोग एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को हमारा ये छोटा सा किया गया प्रयास बहुत ही पसंद आएगा, और अगर अच्छा लगेगा तो आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, जिससे हमें वीडियो बनाने में और अच्छा लगता है। एक मोटिवेशन का काम करता है आप लोगों का कमेंट हमारे लिए, तो आप लोग कमेंट ज़रूर किया कीजिए। और अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हिंदी नाटक का विकास। फिर आज के क्लास में बस यहीं तक। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, हिंदी नाटक के विकास के साथ। तब तक आप लोग अच्छे से खूब मन लगाकर पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस सेट भी साथ में हल करते रहिए। धन्यवाद।